दुनिया बहुत बड़ी है, 195 देश और दुनिया भर के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये देश नंबर 1 पे है। करप्शन में ये दुनिया में तीसरा लीस्ट करप्ट यानी कि ऑनेस्ट कंट्री है। फ्यूचरिस्टिक प्रोग्रेसिव थिंकिंग में वर्ल्ड में नंबर 4, सेफ महसूस कराने में वर्ल्ड में नंबर 5, फॉरवर्ड थिंकिंग सोसाइटी में वर्ल्ड में नंबर 5, हायर एजुकेशन के अंदर दुनिया में 6ठे रैंक पे है, इनोवेशन या फर्स्ट मूवर के अंदर दुनिया में 7वें रैंक पे है, कल्चर तो इसका दुनिया में 9वां सबसे अच्छा यानी कि 195 देशों में हंगामा मचा चुका है, लायन अमंग द लीडर्स। अगर मैं इसको इंडिया के आंकड़ों से कंपेयर करूं, आप भी दुखी हो जाओगे, मैं भी दुखी हो जाऊंगा। इतने निराशाजनक है कि दिल टूट जाएगा कि इंडिया कहां पे है, सिंगापुर कहां पे है। 1965 में दुनिया का सबसे बड़ा कूड़ादान, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्लम था, आज पूरी दुनिया में अपना परचम फैला चुका है। 20 सबसे छोटे देशों के अंदर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 15,000 गुना ज्यादा बड़ा है सिंगापुर से। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। सिंगापुर एशिया की वो ड्रीम कंट्री है, वो छोटा देश है जहां पूरी दुनिया उसके जैसा बनना चाहता है। सिंगापुर जिसका साइज इंडिया के 0.02% है। 0.02% मतलब इंडिया 5,000 गुना ज्यादा बड़ा है। इनफैक्ट दिल्ली भी 2 गुना से ज्यादा बड़ा है सिंगापुर से। सिंगापुर 1819 में वहां मलाया के कुछ मछुआरों ने सिंगापुर को ढूंढा था और साथ में कुछ चाइनीज किसान हुआ करते थे। इनक्रेडिबल स्टोरी। आज भिखारी से कहां पहुंचा है सिंगापुर। आज 5% लोगों के पास अपना मकान था 1965 में जब आजाद हुआ था देश। आज 95% लोगों के पास अपना मकान है। हाईएस्ट होम ओनरशिप है पूरी दुनिया के अंदर। सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी जो थी सिंगापुर की, आज उसका मानना है हर चीज में हम नंबर 1 होना चाहते हैं। नंबर 2 मतलब हारे हुए लोगों में आप सबसे आगे हैं। नंबर 2 मतलब हारे हुए लोगों में आप सबसे आगे हैं। पूरी इकोनॉमी आज सिंगापुर की उन्होंने शिपिंग पे कर दी है। उनके पास आज पानी से लेकर मिट्टी तक हर चीज इंपोर्ट करते हैं, खुद का कुछ नहीं बनाते वो। नो मैन्युफैक्चरिंग। जीडीपी पर कैपिटा इनकम के अंदर जब वो आजाद हुआ 1965 में तो केवल $300 वहां की पर कैपिटा इनकम थी और आज वो $60,000 यानी कि 200 गुना बढ़ी है। कैसे हुआ, सारी स्ट्रैटेजी दूंगा आपको। सिंगापुर वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हेल्थ के कारण इतनी अच्छी हो चुकी है कि 84 साल एवरेज उम्र है वहां। 84 साल से पहले लोग नहीं मरते। 1965 में जब मलेशिया ने सिंगापुर को अलग किया तो वहां के प्राइम मिनिस्टर उस समय ली क्वान यू जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बने, बहुत दुखी थे। उनको समझ नहीं आया कि मैं झुग्गी झोपड़ी को चलाऊंगा कैसे। ये मछुआरों के छोटे से देश को इतनी गरीबी, पर उनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत जबरदस्त थी। आज भगवान के बाद दूसरा आदमी जिसको सब पूछते हैं सिंगापुर में, वो कौन है? ली क्वान यू। सिंगल हैंडेडली उन्होंने सिंगापुर को बनाया, एक कंट्री को एक कंपनी की तरह बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह लीड किया। एक कंपनी को प्रॉफिटेबल तरीके से आप कैसे रन करोगे? वो कहते हैं प्रॉफिट बुरा शब्द नहीं है। वो बिगेस्ट झुग्गी आज एशिया की बिगेस्ट कैपिटल बन चुकी है, बिजनेस कैपिटल ऑफ एशिया। लिबरल पॉलिसी लेके आए। ली क्वान यू का एक मानना था, कम्युनिस्ट से बच के रहो, कम्युनिस्ट से बच के रहो, कम्युनिस्ट से बच के रहो। हम सब बराबर है, हम सब बराबर है। एक कोई बराबर नहीं है। हमें सबके प्रति फेयर रहना है, बराबर नहीं है। हमारे देश में भी कुछ कम्युनिस्ट हैं, इनका मानना है कम्युनिस्ट से जितना दूर रहोगे उतना जल्दी आगे बढ़ोगे। ये शुरू से ही इन्होंने सारे वो लेसन लिए कि मैं कम्युनिस्ट से आगे कैसे निकलूं, इनसे दूर कैसे रहूं। मैंड्रिन सीखते थे चाइनीज ताकि कम्युनिस्ट लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके और 90 साल की उम्र तक चाइनीज और अच्छे से कैसे बोले, मैंड्रिन भाषा अच्छे से कैसे बोले। अपने विजन को, अपनी देश की कहानी को ऐसे समझाते थे, ऐसे सिखाते थे, लोगों का दिल जीत लेते थे कि लोग अपने अपने एजेंडा सारे भूल जाते थे। लोग पूरा समर्पित हो जाते थे ली क्वान यू को। ये एक ऐसे राजा की तरह इन्होंने चलाया, बिल्कुल सुप्रीमली प्रैग्मेटिक, सुपर प्रैक्टिकल। कहते कोई सोशलिज्म नहीं चाहिए, कोई कम्युनिज्म नहीं चाहिए, हर चीज प्रैक्टिकल। पैसा आना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, देश ग्रो करना चाहिए, देश के आदमी ग्रो करने चाहिए, उसके लिए कुछ भी करूंगा। इनका जो मॉडल है ना देश का, वो है CMIO मॉडल। CMIO मतलब चाइनीज, मलाया, इंडियन और अदर्स। वो मतलब अदर्स, बचे हुए लोग। ये 4 प्रकार के लोग ही मलेशिया में, क्षमा चाहता हूं, सिंगापुर में रहते हैं। चाइनीज, मलाया, इंडियन और अदर्स, CMIO। इन्होंने जो ज्योग्राफिकल एडवांटेज उठाई ना वहां पे, इस डिसिप्लिन डेमोक्रेसी के अंदर जो ज्योग्राफिकल एडवांटेज बिल्कुल पानी के बीच में है। यहां पे 40% वर्ल्ड ट्रेड सारा समुद्र से होता है। तो जो फायदा मलेशिया भी वहीं था, थाईलैंड भी वहीं था, जो फायदा वो नहीं उठा पाए वो सिंगापुर ने उठाया। इन्होंने रिसोर्सफुलनेस, मतलब क्या, रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास अपना कुछ नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज जुटाने की क्षमता है। जैसे दुबई ने किया वैसा ही सिंगापुर ने भी किया। कल्चरली मजबूत देश बनाया शुरू से। ली क्वान यू की कहानी ये थी कि जब वो यूके में पढ़ने गए थे और वहां जब वो पढ़ रहे थे उस समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहां इंग्लैंड में अखबार बांटने का एक डिस्पेंसर हुआ करता था। उस डिस्पेंसर से लोग आते थे कहानी सुनना, अखबार उठाते थे और पैसा डाल जाते थे, अखबार उठाते थे और पैसा डाल जाते थे। जिसने $10 का नोट डाल दिया तो बच्चा वो चिल्लड़ भी वहां से उठा के अपनी जेब में डाल के ले जाते थे, ईमानदारी के साथ में। जितना पैसा उसको वापस देना उतना ही उठाते थे। ये देख के हैरान हो गए, इतने ईमानदार।
इतनी ईमानदारी कैसे आ गई भैया? आया, अखबार उठाया, फ्री में अखबार उठा के नहीं लेके गया, जब वापस खुले बचे हुए पैसे लेने थे तो भी उतने ही लेकर के गया। इस छोटी सी घटना से बहुत प्रभावित हुए, पूरे देश को बदलने का निर्णय लिया, बोला इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी और मेरिटोक्रेसी इन्होंने देश की वैल्यूज बना दी।